अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। तो इस एग्जांपल में एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका वजन 5 किलो है और वो फोर्स 2 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है। तो इस फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो अब हमें पता करना है कि जो फोर्स अप्लाई किया गया उसका मैग्नीट्यूड कितना है। एक तो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट में है कि अगर फोर्स 5 सेकंड तक अप्लाई लगातार की जाए, क्योंकि अभी ऊपर वाले इसी एग्जांपल में तो 2 सेकंड तक था, उस फोर्स को अगर हम 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड तक अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दे क्या क्या रखा है। एक तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमें u 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड, टाइम है वो 2 सेकंड दे रखा है, मास ऑब्जेक्ट का 5 kg है। तो हमें पता है कि फोर्स जो न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम और मल्टीप्लाई बाय मास करेंगे तो फोर्स, ये इक्वेशन बन जाती है। तो इसके अंदर हमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमें फोर्स पता लग जाएगी, 10 न्यूटन आ गई फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के अंदर हमारा जो टाइम है वो 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड है और हमने फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, v कैलकुलेट करनी है। तो इसी इक्वेशन को हम चेंज करें, जो t ऊपर आ गया फोर्स के साथ, m नीचे आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, और u उस तरफ आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस फोर्स इंटू टाइम डिवाइड बाई m हो जाएगा। तो इसमें जब हमें u भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी, फोर्स भी पता है, टाइम भी पता है और जो मास भी पता है, तो ये सब जब हम इसमें डालेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकल आएगी 13 मीटर पर सेकंड। और एक और अगले एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि दो फोर्स, मतलब कौन सी फोर्स ज्यादा है, या तो 2 kg जो मास है उसको हमने एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तक, या फिर हमारे पास दूसरा जो वेट है वो है 4 kg मास का, उसको हमने 2 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट करना है। तो इन दोनों में से कौन से चीज में ज्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसमें हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस में मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो फोर्स आ गई 10 न्यूटन। सेकंड केस के अंदर मास और एक्सेलरेशन को 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 न्यूटन। तो फर्स्ट केस के अंदर 10 न्यूटन लग रही है ज्यादा, तो ये हमें इससे क्लियर हो गया। इस अगले एग्जांपल में एक मोटर कार है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और जब ब्रेक लगाते हैं तो 4 सेकंड लगते हैं उसको रुकने के लिए। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है कि फोर्स कितनी लगानी पड़ी ब्रेक्स को रुकने के लिए, और मास दिया गया है हमें गाड़ी का पैसेंजर समेत 1000 kg। तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u कि 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 108 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 मीटर डिवाइड बाई आर को सेकंड में किया, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड्स 1 मिनट में मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स, तो ये आवर्स हो गया। तो 100, इससे हमें 30 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड पता लग गई जो थी। फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की है क्योंकि रुक गई थी, तो v भी हमें पता है 0 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा हमें मास दे रखा है टोटल गाड़ी का, वो है 1000 kg। टाइम कितना लगा रुकने के लिए, 4 सेकंड। तो जो हमारा फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम v माइनस यू डिवाइड बाई टी भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसके अंदर हम ये सारी चीजें जब डालेंगे तो फाइनल 1000 kg मास मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी u v माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 और डिवाइड बाई 4 जो टाइम है। तो इससे
नेगेटिव के अंदर आया हमारे पास 7500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो न्यूटन के बराबर है। तो माइनस 17500 न्यूटन। नेगेटिव का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड में है, जो मोशन के ऑपोजिट साइड में, इसलिए नेगेटिव में ही लिखा जाएगा इसके एक्सेलरेशन को। इस अगली एग्जांपल में हमें जो है एक फोर्स 5 न्यूटन की लग रही है मास m1 के ऊपर, जिसके कारण उसकी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक और मास है हमारा m2, उस पे फोर्स लग रही है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर ये दोनों मास m1 m2 को इकट्ठा कर दिया जाए और उस पे सेम फोर्स लगाई जाए 5 न्यूटन की, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये कैलकुलेट करनी है हमें। तो ये देखते हैं हमें जो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास 1 के उस केस के अंदर क्या होगा, ये एक्सेलरेशन नीचे आ गई, तो m1 इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1। तो ऐसे ही मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन हमें पता है फर्स्ट की, सेकंड की, और फोर्स भी पता है। तो m1 हमारा हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मास 1 निकल गया। ऐसे ही मास 2 है, वो फोर्स पता है 5 न्यूटन, और सेकंड की एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये भी मास 2 भी निकल गया। तो हमें दोनों पता लग गए इस इक्वेशन से, अलग अलग निकाल लिए मास 1 और मास 2। तो दोनों मास हम ऐड करेंगे तो हमें पता लग गया कि 0.75 किलोग्राम मास बन गया टोटल। तो अब एक्सेलरेशन दोबारा निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है 5 न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारी इस फॉर्मूले से दोबारा निकल जाएगी। हमें फोर्स पता है 5 न्यूटन है, मास है 0.75 kg, तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है हमें नीचे बॉल का। तो बॉल जो है ये 20 ग्राम की बॉल है, वो एक स्ट्रेट लाइन में एक टेबल पे चल रही है। तो ये ग्राफ में दे रखा है उसका वेलोसिटी और टाइम का, कि वेलोसिटी जब शुरू के अंदर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी और 10 सेकंड के बाद ये टाइम है वो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हमें फोर्स जो टेबल की जो है उसको टेबल ने रोका, तो टेबल की जो फ्रिक्शन की फोर्स हमें कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि 20, ये दिख रही है ग्राफ के अंदर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। फाइनल वेलोसिटी भी v पता है हमें कि 0 है। टाइम हमें दिख रहा है यहाँ पे 0 से लेके 10 सेकंड के अंदर ये सब हुआ, तो 10 सेकंड टाइम है। तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 20, क्योंकि यहां से टाइम शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो ये फाइनल वेलोसिटी, और जब शुरू हुआ था ये इनिशियल वेलोसिटी। तो 0 माइनस 20 डिवाइड बाई टाइम, टोटल 10 सेकंड्स लगे। यहां से दिख रहा है आपको 0 से लेके 10 सेकंड, ये टाइम की एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो डिवाइड बाई 10। तो ये माइनस में आया, माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है मोशन से। फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 20 kg हमें पता है, और इस kg को क्योंकि ऊपर ये मास जो है 20 kg नहीं है, ग्राम्स है, तो ग्राम्स को kg में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम 20 डिवाइड बाई 1000 kg बन गया वो, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन हमने ऊपर कैलकुलेट करी है माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.0004 न्यूटन ये फोर्स हमें पता लग गई। इसमें भी नेगेटिव जो फोर्स दिख रही है वो इसलिए दिख रही है कि जो फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमें दिखेगी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अब जानते हैं। जो पहली 2 लॉज थी उसमें हमने देखा कि एक तो फोर्स कैसे चेंज कर सकती है मोशन एक ऑब्जेक्ट का, और दूसरे में जाना हम फोर्स कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मास और एक्सेलरेशन से कैसे रिलेटेड है।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम जानेंगे कि हम जब कोई फोर्स किसी चीज पे एक्सर्ट करी जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट भी वापस एक फोर्स एक्सर्ट करती है पहली चीज के ऊपर। तो ये दो फोर्सेस होती हैं, ये जो आपस में मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और ये दोनों फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगी। जैसे हम फुटबॉल की गेम का एग्जांपल देते हैं कि फुटबॉल में दो खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तो आपस में टकराते हैं तो दोनों को चोट लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर एक खड़ा भी हो और दूसरा चलता उससे टकराएगा दौड़ते हुए, तो भी दोनों को ही चोट लगेगी, क्योंकि तब भी दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमने दो स्प्रिंग लिए हैं, जैसे इस उसमें दिख रहा है, एक दीवार से बांध दिया जो बी स्प्रिंग है, और ए जो स्प्रिंग है उसको हम हाथ से खींच रहे हैं। तो जब हम ये खींचेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों जो स्केल हैं इन दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर वो बराबर ही रीडिंग आएगी। जैसे इसमें भी 4 यूनिट दिख रही है, इसमें भी 4 यूनिट दिख रही है। तो मतलब जो ए को हम जितना खींचने में जोर लगा रहे हैं इस तरफ से, उतना ही वापस जो वॉल है बी, वो भी उतनी ही फोर्स उस डायरेक्शन में भी लग रही है। तो जो हमने ए पे फोर्स लगाई वो एक्शन है, और दूसरी तरफ बी की तरफ जो फोर्स लग रही है वो रिएक्शन है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता लगा कि कोई भी जो एक्शन है उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और ये दोनों एक्शन और रिएक्शन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है। अब जैसे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब रोड के ऊपर मान लो हम खड़े हैं, हमने आगे की तरफ चलना है, तो हम क्या करेंगे, हम पांव से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं अपने मसल्स से। तो क्या जमीन पीछे को चली जाती है? जमीन तो वहीं पे खड़ी है। तो जमीन हम जब जमीन को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो जमीन हम पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्स एक्ट करती है, जिससे कि हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण हम आगे चल पाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग जो चीज है, ये मैग्नीट्यूड, एक्शन और रिएक्शन वाली जो फोर्सेस हैं इनका तो इक्वल होता है, दोनों मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम होगा, लेकिन इन फोर्सेस के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है दोनों का बराबर हो, अगर दोनों जो चीजों का, ऑब्जेक्ट्स का मास अलग अलग हो। इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक गन है, जब गन से हम बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, पीछे की तरफ झटका मारेगी। अब बुलेट की एक्सेलरेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि बुलेट का वजन कम है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और मास कम है। गन का मास कम है और वेलोसिटी बहुत कम होगी पीछे को, तो गन की एक्सेलरेशन भी पीछे की तरफ बड़ी कम होगी। तो दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं वो तो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, लेकिन इनसे एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस हो रही है। एक और एग्जांपल है, जैसे हम जो बोट से ऐसे पुश करके साइड की तरफ छलांग मारेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस तरफ जा रहे हैं तो बोट भी उसके ऑपोजिट साइड मूव करेगी। तो ये फोर्सेस भी इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, और ये डिपेंड करेगा कि आदमी का कितना मास है और बोट का कितना मास है, उस हिसाब से वो कम या ज्यादा दूर जाएंगे। तो एक ये एग्जाम एक्टिविटी करते हैं। दो बच्चे जो हैं वो दो सेपरेट कार्ड्स के ऊपर खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से ये लकड़ी के बना रखे हैं, बोर्ड के, कार्डबोर्ड जो होता है उसके नीचे टायर लगा रखे हैं, तो उस पे खड़े हो जाएंगे और एक बैग में मिट्टी भर लो या और कोई भारी चीज ले लो जो वजन में हल्की हो। अब ये एक जना दूसरे को ऐसे पकड़ाएगा, थ्रो करेगा थोड़ा सा ताकि चोट भी ना लगे और कैच कर ले। तो उससे हम देखेंगे क्या इफेक्ट होगा। तो ये देखेंगे जब एक जना फेंकेगा तो जैसे ये वजन जो आगे की तरफ जाएगा, जो सैंड है या जो भी वजन है, तो कार्ट उसके ऑपोजिट मूव करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। मतलब क्योंकि एवरी एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसमें जो ये कार्डबोर्ड आप बना सकते हो, प्लाई बोर्ड से बना सकते हो,
50 बाई 100 सेंटीमीटर का, और इसमें बाल बेरिंग के व्हील लगा सकते हो नीचे। स्केट व्हील्स भी काम दे देंगे। स्केट बोर्ड्स इसमें ज्यादा कामयाब नहीं होते क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, तो इसमें आप मार्क कर सकते हो व्हाइट लाइन की कितना मूव किया। इस एक्टिविटी को करके देखा जा सकता है स्कूल में भी।